हर एक फॉल्स एलिगेशन वॉरियर तथा हर एक यंग एडवोकेट कलीग की यही इच्छा होती है कि वे अपना केस कैसे जीतें। और जब केस कोर्ट में चल रहा होता है तो दो सबसे बड़े सवाल हर एक पार्टी के सामने आते हैं। हर एक माने कंप्लेनेंट पार्टी, आरोपी पार्टी, दोनों के एडवोकेट्स और वे लोग जो इनके साथ साझा हित वाले लोग होते हैं जैसे मित्रगण और परिजन। वे सब इन सवालों से जूझते हैं कि जो बहुत सारे बयान रिकॉर्ड पर लगे हुए हैं उनकी क्या क्या महत्ता है और जो बहुत सारे सबूत एविडेंस रिकॉर्ड पर लगे हुए हैं उनमें से किस सबूत को एडमिसिबल माना जाने वाला है। आज की वीडियो में हम केवल बयानों की बात करेंगे और इस बात पर गौर करेंगे। पहला, सबसे पहली शिकायत यानी कि एफआईआर, इन्वेस्टिगेशन के दौरान दिया गया बयान 161 व मजिस्ट्रेट के सामने दिया गया बयान 164, इनमें मूल रूप से क्या अंतर होता है। सेक्शन 162, ये दूसरी बात है, सेक्शन 162 सीआरपीसी केवल 161 के बयानों को ही कॉन्ट्राडिक्ट करता है या वह इसके साथ साथ पहली शिकायत यानी कि एफआईआर और बयान 164 को भी कॉन्ट्राडिक्ट कर सकता है। तीसरी बात है, सबसे पहली शिकायत एफआईआर, बयान 161, बयान 164 और कोर्ट बयान, इनमें से वह क्या है जो केस जीतने के लिए आपके फेवर में होना बहुत जरूरी है। इस पहेली को समझने से पहले आपको दो बातें अच्छी तरह से समझनी होंगी, तीन बातें समझनी होंगी। पहला है कि चैप्टर 12 ऑफ द सीआरपीसी क्या होता है, दूसरा इसमें इंफॉर्मेशन गिवन टू द पुलिस क्या होती है और तीसरा कि इन्वेस्टिगेशन बाय द पुलिस ये क्या होती है। आप सामने स्क्रीन पर देख रहे होंगे इन सब तीनों चीजों के बारे में कि वो किस किस प्रकार से होते हैं। वस्तुतः चैप्टर 12 ऑफ द सीआरपीसी के 4 हिस्से होते हैं। पहला हिस्सा होता है जिसमें सेक्शन 154, 155 और 156 सीआरपीसी आते हैं। दूसरा हिस्सा होता है जिसमें सेक्शन 157 से लेकर सेक्शन 172 सीआरपीसी तक आते हैं। तीसरे हिस्से में सेक्शन 173 सीआरपीसी आता है और चौथे हिस्से में डेथ, सुसाइड व मैजिस्ट्रियल इंक्वायरी वाले सेक्शन 174 से लेकर 176 सीआरपीसी वो सब आते हैं। आज के वीडियो में हम पहले दो सेक्शंस जो चैप्टर 12 सीआरपीसी के हैं उनके बारे में विवेचना करेंगे। कंप्लेनेंट अपनी तहरीर या शिकायत द्वारा अपराध होने की सूचना पुलिस तक पहुंचाता है और उसी पर एफआईआर दर्ज होती है। पुलिस यदि एफआईआर दर्ज करने से मना करे तो मजिस्ट्रेट के पास जाकर सेक्शन 156(3) सीआरपीसी के तहत कंप्लेनेंट की शिकायत और मजिस्ट्रेट का हुक्म दोनों पुलिस तक पहुंचाए जाते हैं कि शिकायत से कॉग्निजेबल ऑफेंस बनता हुआ दिखाई दे रहा है तो एफआईआर दर्ज करवाने का हुक्म दिया जाए। चैप्टर 12 सीआरपीसी के पहले भाग में केवल सूचना पुलिस तक पहुंचाई जाती है 154 के मार्फत, यदि नॉन कॉग्निजेबल है तो 155 सीआरपीसी के मार्फत और यदि पुलिस वाले 154 पर काम नहीं कर रहे हैं तो 156 मजिस्ट्रेट के मार्फत। यहां तक सूचना पर पुलिस का कोई नियंत्रण नहीं होता है, उसे तो अपराध की सूचना मिलने पर केस दर्ज करना भर होता है। इसके बाद आता है चैप्टर 12 सीआरपीसी का दूसरा भाग। उस भाग में दर्ज एफआईआर के आधार पर बने केस की इन्वेस्टिगेशन होती है और यह जो दूसरा इन्वेस्टिगेशन वाला भाग है यह पुलिस का मुख्य काम होता है। जितने आरोप पुलिस पर लगते हैं वे इसी दूसरे भाग को लेकर लगते हैं कि इन्वेस्टिगेशन को अच्छा नहीं किया, इन्वेस्टिगेशन में दूसरे पक्ष का साथ दिया, हमारे पक्ष का साथ नहीं दिया, वगैरह वगैरह। इसी में पुलिस आईओ खुद गवाह का बयान 161 रिकॉर्ड करता है। उस गवाह के बयान का विश्वसनीय रूप पाने के लिए वह मजिस्ट्रेट के द्वारा उसका बयान रिकॉर्ड करवाता है 164 सीआरपीसी में, सबूत और एक्सपर्ट ओपिनियन को इकट्ठा करता है और अपने द्वारा किए गए इन्वेस्टिगेशन के विभिन्न चरणों को रिकॉर्ड करता है। जो रिकॉर्ड होता है उसे हम केस डायरी या सीडी या जिम्नी कहते हैं और यहां तक आते आते उसका सेक्शन 172 सीआरपीसी का काम पूरा हो जाता है क्योंकि 172 सीआरपीसी इसी जिम्नी को तैयार करने को लेकर होता है। चैप्टर 12 सीआरपीसी का यहां पर आकर दूसरा चरण पूरा हो जाता है। इंडियन लीगल सिस्टम के पास झूठे गवाहों को तोड़ने के बहुत सारे कानूनी औजार हैं। बिना झूठे गवाहों को तोड़े आप फॉल्स एलिगेशन पर विजय नहीं पा सकते हैं। बाद में जीवन भर पछताते रहने से अच्छा है कि झूठे गवाहों को तोड़ने में इंडियन लीगल सिस्टम की विशेषज्ञता का सहारा लिया जाए। इंडियन लीगल सिस्टम के मेंबर बने और यह सहायता पाएं। जो भी काम पुलिस आईओ ने दूसरे चरण में पूरा किया था उसको एक साथ इकट्ठा करके मजिस्ट्रेट के सामने रख देता है और ट्रायल शुरू हो जाता है। यह इकट्ठा करके मजिस्ट्रेट के सामने रखना
तीसरे चरण में सेक्शन 173 में होता है। जिन बयानों और शिकायतों की बात हम कर रहे थे, तो आप देखेंगे कि शिकायत हो, तहरीर, कंप्लेंट, जो भी इसे कहें आप, यह चैप्टर 12 सीआरपीसी के पहले चरण में आती है। यह कंप्लेनेंट के द्वारा तैयार की जाती है और ऑन रिकॉर्ड इसमें पुलिस की कोई दखलंदाजी नहीं होती है। इसके बाद बयान 161 व बयान 164 दूसरे चरण में रिकॉर्ड किए जाते हैं, जो इन्वेस्टिगेशन का होता है, और इनमें पुलिस की स्पष्ट भूमिका होती है। बयान 161 पुलिस आईओ रिकॉर्ड करता है और बयान 164 मजिस्ट्रेट साहब के द्वारा रिकॉर्ड करवाए जाते हैं। अब सवाल है कि सेक्शन 162 सीआरपीसी शिकायत, बयान 161 और बयान 164 सीआरपीसी में से किस किस को हिट करेगा, किस किस बात को कॉन्ट्राडिक्ट करेगा। इस बात का उत्तर खुद सेक्शन 162 सीआरपीसी में ही लिखा हुआ है। इस सेक्शन का कार्य क्षेत्र है, देखिए उसमें क्या लिखा है, स्टेटमेंट मेड बाय एनी पर्सन टू ए पुलिस ऑफिसर इन द कोर्स ऑफ एन इन्वेस्टिगेशन अंडर दिस चैप्टर। अर्थात सेक्शन 162 सीआरपीसी केवल उन बयानों पर लगेगा जो चैप्टर 12 सीआरपीसी के तहत होने वाली इन्वेस्टिगेशन के दौरान किसी व्यक्ति ने पुलिस आईओ को दिए होंगे। इनके अलावा यदि किसी दूसरी इन्वेस्टिगेशन में पुलिस आईओ को बयान दिया होगा तो सेक्शन 162 सीआरपीसी काम नहीं कर पाएगा। हम इसको थोड़ा सा और समझते हैं। आपने देखा होगा कि जब सेक्शन 202 सीआरपीसी में मजिस्ट्रेट साहब कंप्लेंट केस में पुलिस इन्वेस्टिगेशन करवाते हैं, तो पुलिस ऐसी रिपोर्ट दे देती है कि साहब ये मामला तो सिविल मैटर है, क्रिमिनल केस नहीं बनता। और बड़े आश्चर्य की बात है कि फिर कुछ दिन के बाद खुद ही शिकायतकर्ता की शिकायत पर केस दर्ज करके कोर्ट में ले आती है। आपने यह भी देखा होगा कि कोर्ट्स में सेक्शन 202 सीआरपीसी के तहत दर्ज बयानों पर हमारे बहुत सारे वकील साहिबान धुआंधार क्रॉस किए चले जाते हैं और मजिस्ट्रेट साहब भी उसको करवाते रहते हैं, लेकिन अपीलों में वे सब खारिज हो जाते हैं। कारण कि सेक्शन 162 सीआरपीसी का कॉन्ट्राडिक्शन केवल चैप्टर 12 सीआरपीसी के बयानों के लिए हो सकता है, जो किसी केस के पुलिस इन्वेस्टिगेशन के दौरान दर्ज किए जाते हैं। यह कॉन्ट्राडिक्शन उन चैप्टर 15 सीआरपीसी के बयानों से नहीं हो सकता जो मजिस्ट्रेट ने पुलिस के द्वारा अलग रूप से करवा लिए थे। तो आप भी इस फालतू के काम से बचें। यह कानून के द्वारा पुलिस को दी गई एक ताकत है, उसके साथ सिर्फ उटवल ना करें, युक्ति से काम लें। अब आप YouTube तथा इंटरनेट सर्च करेंगे तो अनेक घुमावदार बातें पहली शिकायत या एफआईआर के बारे में मिलेंगी, बयान 161, बयान 164 की महत्ता पर लिखी मिलेंगी। उन सबको याद करने से दिमाग चकरा जाएगा, लेकिन वे याद नहीं होंगी। हम आपको एक सूत्र पकड़ा रहे हैं, बिल्कुल सरल है, उस पर ध्यान दीजिए। चैप्टर 12 सीआरपीसी के पहले या दूसरे किसी भी भाग में लिखकर या बोलकर कही गई बात सब्सटेंटिव एविडेंस नहीं होता है। किसी भी शिकायत से या बयान 161 से या बयान 164 से बिल्कुल भी आपको डर नहीं लगना चाहिए, क्योंकि ये सब्सटेंटिव एविडेंस नहीं होते हैं। अब यहां ये नया शब्द आ गया, सब्सटेंटिव एविडेंस। तो आप कहेंगे साहब ये क्या होता है, तो इसको थोड़ा सा समझते हैं। यदि आपने कोर्ट में कहा, कोर्ट में शपथ पूर्वक बयान के दौरान कहा, मैंने ए को बी की छाती में छुरा मारते देखा है जिससे बी मर गया, यह सब्सटेंटिव एविडेंस है, कोर्ट में सशपथ कहा गया है। अब यदि डिफेंस काउंसिल अपने क्रॉस द्वारा इसको झूठा साबित नहीं कर पाते हैं तो ए को बी के मर्डर के लिए दोषी करार दिया जाएगा। लेकिन यदि यही बात कि मैंने ए को बी की छाती में छुरा मारते देखा है जिससे बी मर गया, चाहे शिकायत में लिखी जाए या पुलिस आईओ को बताई जाए या मजिस्ट्रेट साहब को 164 में बताई जाए, आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती, क्योंकि वह सब्सटेंटिव एविडेंस नहीं है। तो सब्सटेंटिव एविडेंस वह हुआ जो अगर रिकॉर्ड पर है तो आपके लिए नुकसानदायक है। सब्सटेंटिव एविडेंस के रिकॉर्ड पर होने मात्र से वह आपको दोषी सिद्ध कर देता है। लेकिन जैसा कि अभी हमने बताया कि यह केस फाइल का रिकॉर्ड, यानी कि ना तो शिकायत एफआईआर, ना ही बयान 161 और ना ही बयान 164 कोई भी सब्सटेंटिव एविडेंस नहीं होते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि यदि गवाह कोर्ट में अपनी 164 की स्टेटमेंट को एग्जिबिट नहीं करवा पाता है कि मैंने मजिस्ट्रेट साहब के सामने ये वाले बयान दिए थे, तो भी
आरोपी को इससे ना लाभ होता है ना हानि होती है। हमारे बहुत सारे व्यूअर से पूछते हैं कि साहब उसने तो 164 को कोर्ट में एग्जिबिट नहीं करवाया तो क्या होगा, और हमारा उत्तर यही होता है कि उससे ना लाभ होगा ना हानि होगी, क्योंकि कोर्ट में जब मामला आ जाता है उस समय ये 161, 164 ये सब बेकार हो जाते हैं, इनका कोई अर्थ नहीं रह जाता है। इसका अर्थ है कि यदि गवाह अपनी 164 की स्टेटमेंट को बिना बयान 164 को कोर्ट में एग्जिबिट किए हुए भी अपना कोर्ट बयान पूरा सिद्ध कर सकता है और क्रॉस का सामना कर सकता है, तथा इस प्रकार आरोपी के लिए बिना बयान 164 के भी खतरनाक बना रह सकता है। अब हम आज की बात को समअप करते हैं। आज हमने सीखा है कि सेक्शन 162 के द्वारा बयान 161, बयान 164 दोनों को हिट किया जा सकता है, लेकिन शिकायत या तहरीर या कंप्लेंट की बातों को हिट नहीं किया जा सकता, क्योंकि वह इन्वेस्टिगेशन के दौरान रिकॉर्ड किया गया बयान नहीं होती है। दूसरी बात हमने आज सीखी है, कोर्ट में आने के बाद बयान 161 व बयान 164 एक जैसे हो जाते हैं और दोनों को कॉन्ट्राडिक्ट किया जा सकता है। तीसरी बात है कि बयान 161 केवल कॉन्ट्राडिक्शन के ही काम आ सकता है और किसी काम नहीं आ सकता है। गवाह यह नहीं कह सकता है कि कोर्ट को नहीं बताया तो कोई बात नहीं, मैंने तो पुलिस आईओ को बता दिया था कि मलखान ने राजेंद्र को मारा है। 161 में बताए जाने का कोई भी महत्ता नहीं होती है। चौथी और अंतिम बात आज हमने सीखी, पहली शिकायत या एफआईआर, बयान 161, बयान 164 इनमें से कुछ भी सब्सटेंटिव एविडेंस नहीं होता है। अगर आप इनको साबित कर पाए तो ही इनको पढ़ा जा सकेगा, वरना तो ये किसी भी मतलब के नहीं है, रद्दी कागज के टुकड़े हैं। इनसे आपको बिल्कुल डरने का नहीं है। जिन एडवोकेट्स को अपने केसेस में मुश्किलें आ रही हो, क्रॉस ना बन पा रहा हो, पता नहीं हो कि क्या एप्लीकेशन लगाई जाए, किस स्टेज पर क्या क्या किया जाए, ताकि विजयश्री आपको ही चुने, तो हमसे परामर्श कर सकते हैं। इस चैनल की हर एक वीडियो में सब कानूनी मुश्किलों से बचने के रास्ते सुझाए गए हैं, एडवोकेसी के बेहतरीन गुर बताए गए हैं, वकालत के दांव पेच सिखाए गए हैं। यह जानकारी हमारी वेबसाइट indianlegalsystem.org पर आपकी सरल भाषा में दी गई है। आप उसे पढ़ें और जानकारी प्राप्त करें। हमसे जानने, मिलने, पूछने के लिए व्हाट्सएप मैसेज करें, ताकि वहां से आगे की राह खुल सके। हम आपसे अगली वीडियोस में भी ऐसे ही मिलते रहेंगे। तब तक प्रणाम।